ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर का पार्ट 2 होगा और हम पिछले 1 साल की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हम 2023 की तो करंट अफेयर जो मोटे-मोटे टॉपिक थे, जो हॉट टॉपिक थे, उनको कवर करेंगे और जून 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक की करंट अफेयर हम बिल्कुल कंप्रिहेंसिव कवर करेंगे और उसके अंदर जो हॉट टॉपिक होंगे, उनको मैं बार-बार करंट अफेयर में डालता रहूँगा। हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं वो भी करेंगे और नए एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आयोग ने पिछले 2022 में ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। हालाँकि ये 2 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हो, लेकिन कैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आज फ्लाई ऐश के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को होगा, तो ये एग्ज़ाम की जो आयोग ने नई एक कैलेंडर जारी किया था 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ये उसका एक यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। तो अब हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर हमारा कि वेनेजुला पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री बन चुका है जिसके सारे के सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि वेनेजुला की लोकेशन क्या है, उसकी कैपिटल के बारे में पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेनेजुला कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेनेजुला है कहाँ पर। देखिए, ये साउथ अमेरिका है, 2 कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ आप नीचे जो देख रहे हो ये है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नज़र आता है ये एक छोटा-सा देश है वेनेजुला। तो इस देश के सारे जो जितने भी ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये वेनेजुला है और इसके सारे के सारे ग्लेशियर जो है खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो गए। बस थोड़ा सा पार्ट देखिए, आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये ग्लेशियर का एक थोड़ा सा आइस फील्ड बचा है, बाकी सारे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इंडिया भी बहुत ज्यादा रिस्क पर है कि इंडिया के जो ग्लेशियर है बहुत तेजी के साथ जो है डिप्लीट हो रहे हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो आपको याद पता होना चाहिए कि वेनेजुला की लोकेशन कहाँ है। अभी वेनेजुला के जो अभी पूछ सकता है कि ऐसा वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री है जिसके ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द वेनेजुला, वेनेजुला की कैपिटल पूछ सकता है। ये कैपिटल है इसकी, कारकास कैपिटल है वेनेजुला की। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में इसकी लोकेशन है और इधर कैरिबियन सी से बाउंड्री शेयर करता है। कैरिबियन सी जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो आपको इन सारे चीजों के बारे में पता। एक और चीज जो आयोग पूछ सकता है, क्या इक्वेटर वेनेजुला से पास होती है। देखिए, इक्वेटर वेनेजुला से पास नहीं होती है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि देखिए इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला जो बैच है, फर्स्ट डिलीवरी जो है फिलीपीन को की है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कौन से देश को पहली बार भेजी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया का। ब्रह्मो ब्रह्मो शब्द दो रिवर के नाम से मिलकर बना हुआ है। एक तो जो एक रिवर है जो इंडिया के अंदर फ्लो करती है, दैट इज द ब्रह्मा। और एक रशिया की जो रिवर है, यहाँ पर देखते हैं मोस्कावा रिवर। ब्रह्मपुत्र की और रशिया की 2 रिवर के नाम को जोड़कर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो इसमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहली देश कौन से देश को ये जो है पहला ऑर्डर दिया है, पहला ऑर्डर का जो बैच है डिस्पैच किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वाइटली अवार्ड दिया गया है। देखिए, वाइटली अवार्ड किसको दिया गया है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए, ये जो है आसाम की है और इन्होंने इस पक्षी को बचाने के लिए बहुत एक मतलब बहुत ज्यादा एक एफर्ट्स लगा रखे हैं और इनके एफर्ट्स की वजह से ये पक्षी बच पाया है। और इन्होंने वहां पर क्या किया है कि जो वहाँ की जो फीमेल है उनकी एक आर्मी बनाई है। आप समझ रहे हो, मतलब लड़ने वाली आर्मी नहीं है, मतलब लोकल लोगों को इकट्ठा करके, स्पेशली वुमेन को इकट्ठा करके अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करके इस पक्षी को बचाने का कैंपेन इन्होंने जो है बहुत एक लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे स्तर पर इन्होंने जो है एक इसको चला रखा है। और इनको 2022 में जो यूएन का अवार्ड होता है, यूएन का सबसे जो एनवायरनमेंट हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड है उसको चैंपियन ऑफ द अर्थ इसको ये बोला जाता है। तो इनको 2022 में ये अवार्ड भी मिल चुका है
और इस पक्षी का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये जो पक्षी आसाम में मिलता है और इसका नाम होता है ग्रेटर एडजुटेट स्टॉक्स। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। ये यहाँ पर इसका नाम दिया रखा है, तो इनको बचाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ये और भी देश के लोगों को मिला है, जैसे ब्राजील हो गया, भूटान हो गया, वो ये गुनिया हो गया, न्यू पपुआ गुनिया हो गया और गुआना हो गया। तो यहाँ पर दिया गया था। बस आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में किसको ये अवार्ड मिला है। दूसरा, देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपको इधर देश के नाम दे दिए जाएंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा। तो जैसे इंडिया, फ्रांस, एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, शक्ति, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर इंडिया, जापान, इंडिया, यूएसए, इस टाइप की एक्सरसाइज के नाम दे दिया था और मैच द फॉलोइंग करा लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस टाइप से मैच द फॉलोइंग करा ली जाती है। तो इसलिए आपको इन एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए 10वां इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया। ये जो योगा 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एफर्ट्स से जो है पूरे वर्ल्ड में इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हर 10 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि कैसे आयोग थीम पर क्वेश्चन पूछता है। तो थीम आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये 2014 से इसको स्टार्ट किया गया और 2014 में ये 10वें नंबर का जो इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में इसको परफॉर्म किया था। और श्रीनगर में भी कौन सी जो लेक थी जिस लेक पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको योगा को परफॉर्म किया था, वो थी दाल लेक। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। और इसके जो थोड़े से मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी कि ये जो है, इसको श्रीनगर का ज्वेल भी बोला जाता है, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर और लेक ऑफ द फ्लावर्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर हम दाल लेक की बात करती तो हमने वूलर लेक बहुत जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वूलर लेक कौन सी, ऐसा ये जो लेक है ये वूलर लेक, ये फ्रेश वाटर की लेक है या फिर सॉल्ट वाटर की लेक है, और ये कौन सी रिवर को लोकेट करती है। तो देखिए ये जो है झेलम रिवर पर लोकेट करती है और ये फ्रेश वाटर की लेक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, इसके दाल लेक के आसपास ही है। अब एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे पीसीएस में पूछा गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में आपको पता होना चाहिए। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून 2024। हर साल 5 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो ये इस बार की थीम थी। थीम के बारे में मैंने आपको बताया कि आयोग हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल तो नहीं, मतलब क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है डे पर और थीम पर, ठीक है। अब देखिए इस बार इसको होस्ट किसने किया था? किंगडम ऑफ द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इसको जो है सेलिब्रेट किया था। आपको ये बहुत कम चांस है कि किसने इसको होस्ट किया था, लेकिन थीम और कौन सी डेट को इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे अलग अलग जो एनवायरमेंट वो जो अलग अलग जो डे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम फ्लाई एश। देखिए ये जो टॉपिक है ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्लाई एश होती है उस फ्लाई एश क्या है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ये बहुत जरूरी है कि आपको इनके बारे में पता हो। आपसे कुछ थोड़े से हो सकता है कि 100, 50, 150 वर्ड के अंदर आपसे ये सारी चीजें लिखने के लिए बोल दे। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है। तो मैंने ये वाला क्यों लिया था, ये वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया था आयोग ने जो पूछा गया था, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल ऑर्गेन्स, ये इसीलिए लिया था क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आयोग ये उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं उसको, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो आयोग जरूर क्वेश्चन पूछेगा ये। अब देखिए फ्लाई एश इज ये फ्लाई एश है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पाउडरी, जैसा पाउडर का आपको दिखाई दे रहा है ये पाउडर है। तो ये लेकिन पाउडर बना कैसा है? देखिए होता ये है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है हम कोयले को जलाकर जो है लाइट बनाते हैं। तो उनका जो रेसिड्यू बच जाता है, जैसे हमने मोटा मोटा कोयला जलाया तो लास्ट में उसकी जो राख बन जाती है उसको फ्लाई एश बोलते हैं। ये जो फ्लाई एश होती है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो हम जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक
अगर हम जो सीमेंट बनाया जाता है जिस प्रोसेस से, उसमें अगर इसका मिक्सर मिलाना शुरू कर दें तो सीमेंट की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये बढ़ा देता है, ये इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो ऐसे एरिया जहाँ जहाँ पर उसको मिट्टी डालकर उनको वहां पर प्लेन करना जरूरी होता है, तो वहां पर फ्लाई एश को डालकर भी प्लेन किया जा सकता है। मैंने अभी अभी बताऊंगा इसके यूज है, इस कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई एश के जो कंपोनेंट है इसके, ये इस पर क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश ने, ये क्या बोलते हैं उसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन कंपोनेंट्स पूछे थे, जो ये ऐश होती है, फ्लाई ऐश होती है, ये फ्लाई ऐश जो है इसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। एक तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट के लिए बहुत अच्छा एक वो माना जाता है मिक्सर की वजह से। सीमेंट में अगर आप मिलाना शुरू करो, इसकी टाइल्स भी बना सकते हो आप, इसके ईंट भी बना सकते हो आप। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फ्लाई ऐसे बनाया गया है, तो इस टाइप के। और आपने देखा भी होगा कि जो फुटपाथ पर जो ईंट ईंट बनाई जाती है, आपको लगता है वो सीमेंट की ईंट है, वो उसके अंदर फ्लाई ऐश मिली हुई होती है। और अब तो फ्लाई ऐश की जो एक टाइल्स भी आने लग गई हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस टाइप की टाइल्स यूज करें, क्योंकि हम एनवायरमेंट से लड़ सकते हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यूज। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी, और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको बढ़ा देता है। दूसरा, इसको फ्लाई ऐश को एज ए कॉन्क्रीट यूज किया जाता है। कॉन्क्रीट का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जाता है, इससे ईंट बनाने में यूज किया जाता है। और ये सॉइल को स्टेबलाइजेशन करने में भी इसका यूज किया जाता है। अब जैसे कि अभी क्या है, बाढ़ की समस्या बनी हुई है, हर यूपी चाहे तो वो यूपी हो, और चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे बिहार हो, तो वहां पर जो नदियां होती हैं उनको, जैसे अगर नदी ऐसे फ्लो कर रही है, नदी का पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो अपने इम्बैंकमेंट, मतलब जो किनारे होते हैं उनको तोड़कर इस टाइप से फ्लड ला देती है, जो पास के एरियाज होते हैं। तो इनके इम्बैंकमेंट को मजबूत किया जा सकता है इस फ्लाई एश की वजह से। तो ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि इसके और भी यहाँ पर यूज है। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूज ऑफ द फ्लाई एश आपको मेंस के अंदर, फ्लाई एश क्या होती है और ये जो इसका यूज क्या पर है। ठीक है, तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम दिया है कि आप जो है इसको कर पाओ, अगर ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने उसमें, ये यहाँ पर इसके एडवांटेज है इधर दे रखे हैं, और इसके डिसएडवांटेज क्या है ये यहाँ पर मैंने दोनों साइड दे दिए। ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहे, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात करते हैं चावार पोर्ट की। चावार पोर्ट क्यों न्यूज में था, देखिए जब इलेक्शन चल रहे थे तो भारत सरकार ने इसके जो है इसको चावार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पे ले लिया है। और 10 साल का मतलब ये होता है कि पहले भी था इंडिया के पास में, लेकिन पहले क्या आता था, इंडिया को हर 18 मंथ के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया ने पूरी तरह से इसको 10 साल के लिए इसको जो है लीज पे ले लिया। इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले इसकी लोकेशन देख लो। देखिए ये इंडियन ओशन में है। ये जो ग्वादर पोर्ट देख रहे हो, इसको चाइना डेवलप कर रहा है, ये पाकिस्तान का है। और ये जो ये देख रहे हो ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि इंडिया की टेरिटरी से पास हो रहा है। और इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाता रहता है इंडिया, क्योंकि जो ये जो पीयू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये उस रीजन से पास हो रहा है, और वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसलिए इंडिया मतलब ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि भाई आपने यहाँ से हमारी बिना परमिशन के कैसे ऐसे यहाँ पर रोड बना दिया। अब बात करते हैं, ये ग्वादर पेट है, तो ग्वादर पोर्ट है, थोड़ा सा आगे को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको जावार पोर्ट। जावार पोर्ट जावार पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे पोर्ट है इंडिया के। तो एक तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है तो आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री में अपना रास्ता बना सकते हो। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट, अभी इंडिया ने एक नया प्रपोजल किया है कि इंडिया ऐसा एक नया वो बनाने के लिए जा रहा रास्ता, यहाँ से जो ऐसा होता हुआ ऐसा पास होएगा यूरोप की ओर, इस टाइप से जा रहा है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक तो ये यूरोप को भी यूरोप को भी जोड़ने का काम करेगा। और एक और बात, ये जो पोर्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वाला
इसको भी कनेक्ट करने का काम करेगा। तो इंडिया जो है इधर भी कनेक्ट हो सकता है, इधर वाली यहाँ पर मॉस्को है रशिया की कैपिटल, और फिर इंडिया इधर भी अपना एक्सपोर्ट कर सकता है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, ये जो है ये आप देख लो गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पर एक स्टेट है स्टेट ऑफ हॉर्मज़। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो ओमान, यहाँ पर ओमान का एक इनक्लेव है। ओमान का इनक्लेव का मतलब यहाँ पर ओमान का जो है थोड़ी सी पार्ट जो है लगा हुआ है। ये जो आप रेड देख रहे हो ना, ये ओमान है, और इधर की शायद ओमान है, और यहाँ पर पूरा ये यूएई है, ये यूएई है। तो इसका जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओमान, आप देखो ऑप्शन ये भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, एक तो दो ये स्टेट होते क्या ना, देखिए ये स्टेट एक वाटर बॉडी होती है, पतली सी वाटर बॉडी। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, यहाँ पर एक पानी की बहुत बड़ी वाटर बॉडी, तो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का नाम छोटी सी वाटर बॉडी होती है। ठीक है, तो दो गलियारा होता है, एक छोटा सा, एक ठीक है, पानी के अंदर एक छोटा सा गलियारा जो तो बड़े बड़े वाटर बॉडी को ऐड करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करता है। तो इन्हीं को स्टेट बोला जाता है ज्योग्राफी के टर्म में। अब ये जो स्टेट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्यों? क्योंकि ये गल्फ ऑफ पर्शिया, इधर तो गल्फ ऑफ पर्शिया हो गया और इधर हो गया गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, और किन किन दो कंट्रियों के बीच में ये भी आपको पता होना चाहिए। इधर हो गया ईरान, और इधर जो है आप सो देखिए कैसे कैसे पूछा जाता है। ईरान एक साइड हो सकता है, दूसरा यूएई एंड ईरान, और सॉरी ये ओमान एक साइड हो सकती है। तो इस टाइप से, या ये भी हो सकता है यूएई एक साइड, ईरान और यूएई एक साइड हो सकते हैं, या ईरान और ओमान एक साइड, मतलब कोई भी ऑप्शन आए इनमें से, ये ठीक है। अब ये तो हमने चाबार पोर्ट के बारे में देख लिया। तो ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरओ या आरओ के बारे में तैयारी कर रहे हो। मैंने यहाँ पर ये और लोकेशन मैप के थ्रू आपको कोशिश की है कि मैं मैप्स आपको ये समझा सकूं। देखिए ये मैं आप बता रहा था आपको, ये जो है इंडिया यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा चाबार पोर्ट से। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये चालू हो चुका है। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो इस पर पहला जो है रशिया ना, पहला जो कंसाइनमेंट है जो वो इंडिया को भेजा है। ये पता नहीं वो उसके अंदर क्या था, लेकिन इंडिया को पहला जो है मतलब ये रोड शुरू हो गया है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाबार पोर्ट। चाइना ने बहुत कोशिश की थी इस पर गेम खेलने की, लेकिन चाइना को ये नहीं मिल पाया था, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता कि ईरान के अंदर जो चाइना है जो डोमिनेट कर जाए, ठीक, वो एक बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, तो ये चाबार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये ग्वादर पे। तो ये हमारा काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का। तो हम ये अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई करंट अफेयर में।